जैसे कि आपका वायर हो गया, आपका स्विच हो गया, आपका डिवाइस हो गया और आपकी बैटरी हो गई। पीछे से जितना ज्यादा आपका जोर से धक्का लगेगा उतना करंट फास्ट मूव करेगा, ज्यादा मूव करेगा, राइट। जैसे रेजिस्टेंस का साइन देखो, जिगजैग लाइन है। आपका जब वायर क्रॉस होता है तो उसका साइन ये होता है, जब वायर आपस में ज्वाइन होते हैं तब ये साइन होता है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर गौरव भैया। तो गाइज आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का माइंड मैप। तो आप ऑलरेडी अभी तक जान चुके होंगे कि मैंने जितने भी आपके फिजिक्स के चैप्टर हैं सभी चैप्टर की जो माइंड मैप है ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का, ठीक है। और ये आपका फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है। तो देखो नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इस चैप्टर के अंदर हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज बाय टाइम, यानी कि चार्ज को सिंपल टाइम से डिवाइड कर दो तो आपका जो करंट है वो आ जाएगा। और करंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है? एम्पियर। करंट को किसके अंदर मापा जाता है? एम्पियर के अंदर मापा जाता है। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर इलेक्ट्रिक करंट हमने डिस्कस कर लिया। अब डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट जो है ना वो बेसिकली एक ग्रुप ऑफ डिवाइसेस होता है जिनको हमने एक सीक्वेंस के अंदर अरेंज कर रखा है। और इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए मिनिमम कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि आपका वायर हो गया, आपका स्विच हो गया, आपका डिवाइस हो गया और आपकी बैटरी हो गई। ये चार चीजों की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है एक इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाने के लिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट को ना हम अगर नोटबुक के ऊपर हमें ड्रॉ करना है तो उसके ना हर चीज के कुछ ना कुछ हमने साइन बना रखे हैं। जैसे रेजिस्टेंस का साइन क्या है? ऐसे जिगजैग लाइन, ये रेजिस्टेंस का साइन है। वायर का साइन क्या है? स्ट्रेट लाइन, ये वायर का साइन है। स्विच का साइन क्या है? ऐसे करके ये हमारा स्विच का साइन हो गया। समझ में आई बात? तो हमने बेसिकली इलेक्ट्रिक सर्किट में जितनी भी डिवाइस यूज होती है उनके साइन बना रखे हैं। बैटरी का साइन क्या है? ऐसे, ठीक है। एक बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन, ऐसे ये हमारी बैटरी का साइन है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में ये जो साइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना साइन के आप इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट आपकी बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है ओपन सर्किट, दूसरा होता है क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट वो होता है जिसके अंदर से आपका करंट फ्लो हो, और ओपन सर्किट वो होता है जिसके अंदर करंट फ्लो ना हो। और ओपन सर्किट के अंदर जो स्विच है वो हमेशा ऑफ रहता है, और क्लोज सर्किट के अंदर जो स्विच है वो ऑन रहता है, ठीक है। समझ में आई बात? ओके, आगे देखो। इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। एक ही बात है, चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलो चाहे पोटेंशियल डिफरेंस बोलो, मतलब दोनों का सेम है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये बैटरी की पावर है, यानी कि करंट को पीछे से बैटरी कितना जोर से धक्का मार रही है, यानी कि करंट को कितना फास्ट फ्लो कर रही है, वो जो पावर है ना बैटरी की, उसे ही हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और पोटेंशियल डिफरेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? V से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? वोल्ट, या फिर हम इसको वोल्टेज भी बोल सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म में इसको वोल्ट बोला जाता है, ठीक है। समझ में आई बात? इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो है आपका रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? देखो यहाँ पे मैं मान लो करंट हूं, पीछे से मेरे को कौन धक्का दे रहा है? वोल्टेज धक्का दे रहा होगा, राइट। जो बैटरी की पावर है उसे ही तो वोल्टेज बोलते हैं। तो पीछे से जो वोल्टेज है वो मेरे को धक्का दे रही है, मैं करंट हूं तो करंट क्या करेगा? आगे जाएगा, क्योंकि पीछे से धक्का लग रहा है। लेकिन बीच में जो चीज मुझे रोकेगी ना उसे रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो जो चीज करंट को रोके उसे क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। समझ में आई बात? और रेजिस्टेंस को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और आपको एक और चीज मैं बता दूं, देखो करंट हमने I से रिप्रेजेंट किया है, पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, और रेजिस्टेंस को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन तीनों चीजों को लेके एक लॉ होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? ओम्स लॉ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर। तो ओम्स लॉ हमें क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है कि V इज इक्वल टू आई आर, यानी कि वोल्टेज अगर आपको निकालनी है तो सिंपल आप क्या करोगे? करंट को आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। करंट और रेजिस्टेंस अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा आपका? पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर आप इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बोल सकते हो, ठीक है। मैं पोटेंशियल डिफरेंस बोल देता हूं। पोटेंशियल डिफरेंस ये क्या है गाइस? ये है हमारा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बेसिकली ये कहता है कि पीछे से जितना ज्यादा आपका जोर से धक्का लगेगा उतना करंट फास्ट मूव करेगा, ज्यादा मूव करेगा, राइट। देखो मैं मान लो करंट हूं, पीछे से वोल्टेज धक्का मार रही है, वोल्टेज जितना जोर से धक्का मारेगी उतना ही तुम आगे बढ़ूंगा ना। तो यही है हमारा ओम्स लॉ कि जितनी ज्यादा वोल्टेज आप इंक्रीज करोगे करंट भी उतना ही ज्यादा इंक्रीज होगा। अगर पीछे से धक्का कम लगेगा तो करंट कम मूव करेगा, राइट। ऑब्वियस सी बात है, यानी कि वोल्टेज कम हुई तो करंट भी कम हो गया। तो यही है हमारा ओम्स लॉ कि जो वोल्टेज है और जो करंट है वो हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घट जाएगा। समझ में आया? ओम्स लॉ समझ में आया? तो ये जो ओम्स लॉ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि भाई रेजिस्टेंस जो है वो किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस जो है ना वो आपकी तीन मेजर चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। पहला है लेंथ ऑफ वायर,
यानी कि वायर जो है कितना लंबा है, तो जितना लंबा वायर होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, अगर वायर लंबा ले लोगे तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, अगर वायर छोटा ले लोगे तो रेजिस्टेंस कम होगा। समझ में आई बात। इसके बाद एरिया के ऊपर भी डिपेंड करता है, और एरिया कौन सा, साइड वाला एरिया। देखो ये मान लो आपका वायर है, ठीक है, अगर आप वायर को जूम करोगे तो वायर जो है ना वो आपको एक पाइप की तरह दिखेगा, और साइड में ना आपको एक सर्कल, एक इधर, तो दो सर्कल दिखेंगे। ठीक है, तो ये जो सर्कल है ना, साइड का जो सर्कल है, इसका एरिया, ठीक है, इसके एरिया की बात हो रही है। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि वायर कितना मोटा है। ठीक है, तो वायर जितना मोटा होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, अगर वायर पतला है तो रेजिस्टेंस ज्यादा, अगर वायर मोटा है तो रेजिस्टेंस कम। समझ में आई बात। और लेंथ में क्या था, लेंथ ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा, और लेंथ कम तो रेजिस्टेंस कम। लेकिन एरिया में उल्टा है, एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, एरिया कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा। या फिर आप इसको भी ऐसे भी याद कर सकते हो, अगर वायर पतला है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, लेकिन अगर वायर आपका मोटा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। समझ में आई बात, क्लियर। इसके बाद एक और चीज आती है टेम्परेचर। टेम्परेचर के ऊपर भी आपका रेजिस्टेंस जो है वो मैटर करता है। ज्यादा टेम्परेचर के अंदर आप किसी वायर का रेजिस्टेंस मापोगे तो रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगा, और वहीं पे अगर उसी सेम वायर को आप फ्रिज के अंदर रख दोगे ना तो क्या होगा, उस वायर का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, क्योंकि फ्रिज के अंदर टेम्परेचर कम होता है। तो टेम्परेचर ज्यादा तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा, टेम्परेचर कम तो रेजिस्टेंस भी कम। समझ में आई बात, यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है, इसके बाद यार रेजिस्टेंस से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस को हम किस तरीके से कंबाइन करते हैं। तो रेजिस्टेंस को कंबाइन करने के जो तरीके हैं ना वो बहुत सारे हैं, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ दो हैं। पहला आता है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, दूसरा आता है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो देखो ये बताओ रेजिस्टेंस को हम किस साइन से डिनोट करते हैं, तो ऐसे जिगजैग साइन से डिनोट करते हैं, राइट। और मान लो मैंने दो नहीं तीन ले लेते हैं, तीन रेजिस्टेंस ले लिए, ठीक है। और हाँ एक चीज मैं आपको बतानी भूल गया, रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है ना वो क्या होती है, वो होती है ओम, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ओम। ठीक है, तो जहां पे भी हमारा रेजिस्टेंस मेजर करना है तो वो ओम के अंदर मेजर होगा। ठीक है, तो मान लेता हूं ये वाला रेजिस्टेंस जो है वो मेरा 2 ओम है, ये वाला मान लो 3 ओम है, और ये वाला मान लो 4 ओम है। ठीक है, तो मैंने तीन रेजिस्टेंस ले लिया और एक ही सेम वायर के ऊपर ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के अंदर कंबाइन कर दिए, तो तीनों रेजिस्टेंस का जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा, ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस, क्योंकि देखो इस पहले वाले का रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम, ये सेपरेट है, इस वाले का 3 है, इस वाले का 4 है, लेकिन आपको टोटल निकालना है, तीनों का निकालना है, तो क्या करोगे, ऐड कर दोगे। तो जब कभी भी आपके रेजिस्टेंस सीरीज के अंदर कंबाइन होते हैं तो डायरेक्ट आप टोटल निकालने के लिए क्या करोगे, तीनों को ऐड कर दोगे। 2 + 3 + 4 कितना हो गया, 9। ठीक है, तो 9 ओम। तो याद रखना जब भी सीरीज के अंदर कंबाइन होंगे तो क्या करना होगा, आपको सभी रेजिस्टेंस को एक साथ ऐड कर देना है। ठीक है, इसके बाद आते हैं आपके अगला टाइप का कॉम्बिनेशन जो कि होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसमें क्या होता है, एक रेजिस्टेंस ऊपर, ठीक है, और दूसरा रेजिस्टेंस नीचे। अब अगर आप नोटिस करोगे तो ये दोनों रेजिस्टेंस जो है वो अलग अलग वायर पे है, ऊपर वाला रेजिस्टेंस ऊपर वाले वायर पे है, नीचे वाला नीचे वाले पे है। इसमें क्या था, एक ही सेम वायर के ऊपर तीनों रेजिस्टेंस थे, इसमें दोनों सेपरेट हो गए, अलग अलग वायर पे चले गए। तो जब कभी भी आपके रेजिस्टेंस अलग अलग वायर पे हो उसे क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। और जब कभी भी रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर ज्वाइन हो तो क्या करना होता है, आपको मान लो ये वाला आपका फॉर एग्जांपल 2 ओम का है और नीचे वाला भी मान लो 2 ओम का है। ठीक है, तो जब कभी भी आपके रेजिस्टेंस पैरेलल के अंदर कंबाइन हो तो क्या करोगे, दोनों का रेसिप्रोकल कर दो और ऐड कर दो। तो इस 2 ओम का रेसिप्रोकल 1/2 हो जाएगा, इसका भी 1/2 हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दो तो कितना आएगा, ये आएगा आपका एलसीएम ले लो 2/2, तो ये आ गया 1/1। और आखिरी में आने के बाद उसका फिर से रेसिप्रोकल करना होता है, तो 1/1 का रेसिप्रोकल करोगे तो 1/1 ही रहता है, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस इस बार कितना आ गया, 1 ओम आया। समझ में आई बात। सीरीज के अंदर रेजिस्टेंस हमेशा बढ़ता है, देखो ये 2 का था, ये 3 का था, ये 4 का था, टोटल 9 ओम आया। यहाँ पे देखो 2 था लेकिन टोटल 1 आया। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर हमेशा जो रेजिस्टेंस है वो कम होता है, सीरीज के अंदर जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा इंक्रीज होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ, समझ में आ रहा ना। ठीक है, इसके बाद यार आपका आखिरी टॉपिक आता है इस चैप्टर का जो कि है पावर। तो पावर की एसआई यूनिट क्या होती है, वोट। ठीक है, पावर को किसमें मेजर किया जाता है, वोट के अंदर मेजर किया जाता है। और पावर को निकालने का फॉर्मूला बता देता हूं। तो पावर के निकालने के 3 फॉर्मूले हैं, ध्यान से देखना। ठीक है, P = VI, यानी कि वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई कर दो, या फिर आप एक और फॉर्मूला यूज कर सकते हो I² R। ठीक है, इसके अलावा एक और फॉर्मूला होता है V²
आर। तो आपके ये तीन फॉर्मूले हैं पावर को निकालने के। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर या न्यूमेरिकल के अंदर मान लो वोल्टेज और करंट दे रखा है तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, और अगर आपको करंट और रेजिस्टेंस दे रखा है तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, और अगर आपको वोल्टेज और रेजिस्टेंस दे रखा है तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे। तो ये तीन फॉर्मूले हैं। समझ में आई बात? यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है, पावर निकालने के तीन फॉर्मूले हैं, डिपेंड करता है न्यूमेरिकल के अंदर आपको जो वैल्यूज दे रखी है वो क्या दे रखी है। ठीक है, समझ में आया? चलो, इसके बाद एक टॉपिक और रह गया था आपका हीट। हाँ, हीट और बता देता हूं। तो हीट क्या है? हीट इज बेसिकली एनर्जी। देखो, एनर्जी आपकी बहुत सारे टाइप की होती है, जैसे साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, उसी तरीके से हीट क्या है? हीट भी एक टाइप की एनर्जी है। और एनर्जी को किसके अंदर मापा जाता है? जूल के अंदर मापा जाता है। ठीक है, तो हीट भी एक क्या है? एनर्जी है। तो हीट को मैं H से रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो हीट निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? I²RT। ठीक है, समझ में आई बात? सिंपल, करंट का स्क्वायर कर दो, रेजिस्टेंस इनटू टाइम कर दो, तो आपकी जो हीट एनर्जी है वो आ जाएगी। और हीट एनर्जी है, और एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल। यानी कि हीट एनर्जी भी आपकी जूल के अंदर मेजर की जाएगी। पावर किसके अंदर मेजर की थी मैंने? वोट के अंदर मेजर की थी। ठीक है, वोट के अंदर मेजर की थी। और आपकी ना एक कमर्शियल यूनिट होती है, वो भी मैं बता देता हूं, जो कि होती है 1 किलोवाट आवर। ठीक है, जिसको हम सिंगल यूनिट भी बोलते हैं। क्योंकि देखो, आपको मेरे ख्याल से पता भी होगा, जब हमारे घर में बिजली का बिल आता है तो उसमें कभी ये नहीं बोलते कि भाई जो बिजली का बिल आया है वो इतने जूल आया है, इतने लाख जूल आया है। नहीं, हमारे घर में जो बिजली का बिल आता है उसमें ये बोलते हैं कि भाई इस महीने जो हमारे घर में बिजली खर्च हुई है वो फॉर एग्जांपल 200 यूनिट खर्च हो गई, 300 यूनिट खर्च हो गई। तो हमारे घर में जो बिजली मेजर होती है वो यूनिट के अंदर मेजर होती है। और इस यूनिट की वैल्यू कितनी है? 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू इतना होता है। यानी कि इसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये आपके 36 और साथ में 5 जीरो हो जाएंगे, तो यानी कि 36 लाख जूल। तो एक यूनिट आपकी 36 लाख जूल के बराबर होती है। क्लियर एवरीवन? यहां तो कोई डाउट हो तो बताओ। समझ में आया? तो बेसिकली मैंने आपको क्या बताया है, मैंने पूरे चैप्टर का आपको ना एक पूरा स्ट्रक्चर बता दिया कि जो चैप्टर है वो आपका किस तरीके से बटा हुआ है। और हाँ, मैंने आपको इलेक्ट्रिक सर्किट में ये डायग्राम बताए थे ना, जैसे रेजिस्टेंस का साइन देखो जिगजैग लाइन है, आपका जब वायर क्रॉस होता है तो उसका साइन ये होता है, जब वायर आपस में ज्वाइन होते हैं तब ये साइन होता है। ठीक है, बैटरी का साइन अलग होता है, ड्राई सेल का साइन अलग होता है, स्विच का साइन अलग होता है, आपके फ्यूज का साइन ही होता है। ठीक है, तो ये जो जितने भी साइन वगैरह ये आपके एनसीईआरटी बुक में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, प्लीज एक बार वहां से प्लीज चेक कर लेना, क्योंकि इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने में ये जो साइन है बहुत यूज होते हैं। ठीक है, अगर ये आपको नहीं पता होंगे तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, और पेपर के अंदर आपको इलेक्ट्रिक सर्किट वगैरह ड्रॉ करने वाले जो क्वेश्चन है वो आ जाते हैं। ठीक है, तो गाइस देखो, मैंने पूरे चैप्टर का आपको ना पूरा वो जो माइंड मैप है वो प्रोवाइड कर दिया है। होप करता हूं आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई होगी। देखो यार, ये तो मैंने बस आपको पूरे चैप्टर का जो एक क्विक रिवीजन बोल सकते हैं इसको, मैंने पूरे चैप्टर का स्ट्रक्चर आपको बेसिकली बताया है। लेकिन अगर आपको ये चैप्टर बहुत ही डिटेल के अंदर अच्छे से पढ़ना है तो प्लीज आप जाके ना मेरा इलेक्ट्रिसिटी वाला जो वन शॉट वीडियो वो प्लीज देख लीजिए, जो कि इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। बाकी इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हो। और उस वन शॉट वीडियो के अंदर यार ये जो पूरा चैप्टर है वो मैंने बहुत ही प्यारे तरीके से पढ़ाया है, और इतने प्यारे तरीके से और इतने सिंपल और इतने इजी तरीके से समझाया है कि आपको पूरा चैप्टर ना ऐसे समझ आ जाएगा। तो उस वन शॉट वीडियो का जो लिंक है ना वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, और गाइस देखो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना। बहुत मेहनत लगती है यार इस टाइप की वीडियो बनाने में, ये माइंड मैप बनाने में बहुत मेहनत लगी है। ठीक है, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस टाइप की जो वीडियोस है ना मैं इस चैनल पे अपलोड करता रहता हूं। ठीक है, तो प्लीज चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और जाते जाते यार प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कर देना, ताकि यार उनको भी इस पूरे चैप्टर का जो स्ट्रक्चर है वो पता चल सके। ठीक है, तो चलो गाइज, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।